हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का यूनिट 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे? इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, वो सारी चीजें। उसके साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर भी था कि रियल हेड एंड नॉमिनल हेड। ठीक है, तो वहां पर रियल हेड क्या था? रियल हेड मेरे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके साथ जो नॉमिनल हेड था, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं, उसको वो होते हैं मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो जो भी मेरी डिफेंस फोर्सेज होती हैं, जो भी मेरे इंडिया को डिफेंस करके रखती हैं, जो बचा के रखती हैं मेरी फॉरेन कंट्री के अटैक से, वॉर से, उनका जो कमांडर होता है बेसिकली, ऐसे तो उनके लेवल पे तो बहुत सारे कमांडर्स होंगे, लेकिन जो उनका सबसे ऊपर लेवल पे जो कमांडर होता है वो होते हैं मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए इनको सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सेरेमोनियल हेड भी होते हैं। तो मैंने बताया था कि सेरेमोनियल हेड हो सकता है नॉमिनल हेड या फिर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को बोलते हैं। अब इसके बाद लिखा है ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और हम लोग को ये भी पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं मेरे, वो क्या होते हैं? वो सबसे पहले सिटीजन होते हैं। ठीक है, फिर अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? सो द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू जो मेरे प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या मेंबर्स आते हैं? तो इसके अंदर आता है इलेक्टोरल कॉलेज इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द, मतलब मेंबर्स होंगे मेरे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के। लेजिस्लेटिव असेंबली होगा मेरे हर एक स्टेट के और टेरिटरी के, who themselves are directly chosen by the people of India। और इसमें क्या होगा कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो भी मेरे इंडिया के लोगों ने ही चूज किए हैं। साथ साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, टेरिटरी ऑफ इंडिया की, ये जितने भी मेंबर्स हैं ये मेरे पीपल ऑफ इंडिया ने ही इलेक्ट किए हैं, उन्हीं ने चूज किए हैं। तो एक तरह से जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चूज किया गया, मतलब इनडायरेक्टली हम ही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, उनको हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो गया? एक इलेक्टोरल कॉलेज के फॉर्म में हो गया। तो इट मीन्स वी चूज द प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, चूज नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट बेसिस पे चूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इन द आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज प्रोवाइडेड दैट ऑल द एग्जीक्यूटेड पावर्स ऑफ द यूनियंस आर वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट। और हम लोग को पता है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं मेरी यूनियन गवर्नमेंट की, वो किसके पास होती है? वो मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, ही कैन यूज दिस पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जो भी ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स है मेरी प्रेसिडेंट के पास, वो ये पावर्स वो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अभी जब हम लोग आगे पावर्स देखेंगे तब देखेंगे। द मेजर ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने देखा भी था कि जो पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं वो क्या कर सकते हैं? वो एक इम्पीचमेंट मोशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ, अगर वो वायलेट कर रहा है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। मतलब कि जो प्रेसिडेंट का जो मेन मोटो होना चाहिए या फिर जो उसकी मेन ड्यूटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखे, उसको सेफ गार्ड करके रखे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ हिज ओथ अंडर आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब प्रेसिडेंट मेरे बन जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट जब वो ऑफिस में, अपने ऑफिस में जाने से पहले उनको एक ओथ या फिर शपथ दिलवाई जाती है। तो ये जो शपथ के पार्ट में ये भी पार्ट आता है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये चीज कहाँ मेंशन है? ये चीज मेंशन है मेरे आर्टिकल 60 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रेसिडेंट की बात करी। अब देखते हैं इनकी कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आता है हेड ऑफ यूनियन। तो मैंने बताया था कि जितनी भी यूनियन गवर्नमेंट की जो भी पावर्स होती हैं वो मेरे प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। तो क्या उसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी पावर्स मेरी प्रेसिडेंट के अंदर है, मतलब कि वो यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन एग्जीक्यूटिव के वो हेड हो गए। सो ही इज द हेड ऑफ Union Executive. It means all the executive powers are vested in him and he can use this power directly or through the officer subordinate to him.
तो जैसे हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। प्रेसिडेंट इनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे कि डायरेक्टली उन्होंने वो पावर्स यूज कर ली, या फिर इनडायरेक्टली जो भी ऑफिसर्स ग्रेड के लोग उनके नीचे होंगे उनके थ्रू भी वो ये पावर्स यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ही हैज द पावर टू मेक लॉज। तो हम लोग को पता था कि जब भी कोई बिल हमारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के अप्रूवल के बाद वो किसके पास जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, ताकि वो अपना अप्रूवल वहां पर देकर उस बिल को साइन करे ताकि वो बिल लॉ बन सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास कौन सी पावर है, उनके पास पावर है लॉ को बनाने की, और जो भी ट्रीटीज या फिर जो अग्रीमेंट होते हैं उनको कॉन्क्लूड या फिर उनका कॉन्क्लूजन प्रोवाइड करने की भी पावर मेरी प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर में नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें अपॉइंटमेंट कैसे, मतलब प्रेसिडेंट का पास क्या क्या पावर है, कौन कौन से पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट, तो याद रखना भी हम लोग आगे इसी यूनिट में पढ़ेंगे कि गवर्नर के पावर्स क्या है। तो याद रखना कि प्रेसिडेंट को, वो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इनके जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कौन अपॉइंट करता है, मेरे प्रेसिडेंट करते हैं। ही अपॉइंट्स द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो मेनी अदर ऑफिशियल्स लाइक इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 3 याद रखना, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे, ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, इनको सबको कौन अपॉइंट करता है, इन सबको मेरे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नर को भी मेरे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इंटर स्टेट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसके साथ साथ इंटर स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो, और जो यूनियन टेरिटरीज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उनको भी अपॉइंटमेंट का जो उनका काम होता है वो भी मेरे प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है। ही हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। और इसमें क्या है कि कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया वो डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके पास ये भी पावर होती है। साथ ही साथ ये ऑल्सो अपॉइंट्स द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस। मतलब जितने भी मेरे नेशनल कमीशंस होते हैं इन तीनों कास्ट या इन तीनों क्लासेस से, जिसमें SC ST और बाकी जितनी भी OBC वगैरह जो आ जाते हैं, जो भी कास्ट, उनकी जो नेशनल कमीशन है उसको भी कौन अपॉइंट करता है, उसको मेरा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि क्या होता है कि इलेक्शन होता है, उसमें जो भी मेरी मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, कर तो हम ही लोग इलेक्ट रहे हैं कि हम ही लोग ने जिस भी पार्टी को चूज किया, जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी दिलवाई, उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर किसके पास है, वो पावर मेरी प्रेसिडेंट के पास है। और फिर क्या होगा, एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में मिलकर, आपस में बातचीत करके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनको अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, सो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम लोग को पता है, एंड आफ्टर दैट अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। दिस काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। और ये जो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में मिलकर किसको एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को, बहुत सारे ऐसे मैटर्स में जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर है कैन आस्क टू प्रूव मेजॉरिटी। सो द टर्म ऑफ यूनियन ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन इन पावर फॉर 5 years आफ्टर द अपॉइंटमेंट अनलेस इट डिसॉल्व अर्लियर टू एनी रीजन। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर है, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है कितने साल का होता है, वो 5 years का होता है। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा के होते हैं। और ये जो 5 साल का टेन्योर है ये तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा डिसॉल्व ना हो जाए हाउस जो है वो। अगर यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया किसी भी रीजन की वजह से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पर पास कर दिया गया है, तो उस केस में डिसॉल्व हो जाएगा ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट दिस काउंसिल एंजॉय इट्स कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द लोअर हाउस। और यही मैंने बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मेरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। वो तब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, वो तब तक अपने ऑफिस का टेन्योर पूरा कर सकते हैं जब तक वो क्या है, जब तक वो इंटरेस्ट, मतलब जब तक वो लोकसभा समझ रही है कि वो मेंबर्स अपना काम सही से कर रहे हैं। एक बार उनको लगा कि अगर ये मेंबर्स सही से काम अपना नहीं कर रहे हैं, वहां पर लोकसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को इशू कर देंगे और उस केस में मेरी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है,
एंड द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन केस ऑफ एनी डाउट। और अगर कहीं पर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली हुआ है लोअर हाउस में, अगर उनको लगता है कि मान लो कि जो लोकसभा है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काम करने दे रही है, उसको लग रहा है हाँ ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं, ठीक है, उसको मेजॉरिटी मिली हुई है मेरे लोकसभा के मेंबर्स की। लेकिन अगर किसी केस में प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ ये मेजॉरिटी हो सकता है कि ना हो, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकता है कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो, आप प्रूव करो कि जो लोकसभा के मेंबर्स है, मेजॉरिटी मेंबर्स आपके साथ हैं, वो आपको अपना टर्म ऑफ ऑफिस को पूरा करने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है The president can ask the council to prove its majority in case of any doubt। अगर कोई डाउट होता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूछ सकते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करो, तभी यहाँ पर लिखा है कि कैन आस्क टू प्रूव मेजॉरिटी। तो ये भी एक पावर होती है मेरी प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट तो हमें पता ही है सुप्रीम कमांडर, सो ही हैज द पावर टू डिक्लेयर द वॉर एज ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ही कैन ऑल्सो कंक्लूड द ट्रीटीज रिलेटेड टू एनी सिचुएशन ऑफ द वॉर। तो यहाँ पर हम लोग को पता ही है कि अब क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है मेरे, तो उनके पास ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो वॉर डिक्लेयर कर सके, लड़ाई को डिक्लेयर कर सके। ठीक है, साथ ही साथ उनके पास ये भी पावर है कि वो जो भी ट्रीटीज होंगी उसको भी वो कंक्लूड कर सके, उनका कंक्लूजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरी लेजिस्लेटिव पावर। तो मैं बताती चल रही हूँ पहले ही कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है। लेजिस्लेटिव पावर वो सारी पावर्स हैं जो कि लॉ मेकिंग से रिलेटेड है। सो द लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, सो ही फैसिलिटेट द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ही हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। तो हम लोग को पता ही है कि जो भी लॉ मेकिंग जो भी होती है वो पार्लियामेंट के साथ होती है। अब क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है इसका हेड कौन है, इसका पार्लियामेंट का हेड है मेरा प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट की हेड होने की वजह से जो भी मेरी पार्लियामेंट्री फंक्शंस होंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी, वो मेरे प्रेसिडेंट के पास भी होंगी। ठीक है, तो हम लोग को पता ही है कि बिल को लॉ बनाने का काम कौन करता है, वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही होता है। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, अ बिल, और ये भी हमें पता है कि अ बिल पास बाय बोथ द हाउसेज कैन ओनली बिकम एक्ट आफ्टर रिसीविंग द एक्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक मेरा एसेंट नहीं मिल जाता है, मेरा अप्रूवल नहीं मिल जाता है मेरा प्रेसिडेंट का कि आपको ये पर्टिकुलर बिल को एक्ट बनाना है, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा समन्स फॉर ज्वाइंट सेशन। सो ही कैन समन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर ज्वाइंट सेशन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हाउसेज टू पास एनी बिल। और ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई पर्टिकुलर बिल आया है, ठीक है, और वहां पर डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है दोनों हाउसेज में, एक कह रहा है कि आप अप्रूव कर दो, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये गलत है, आप अप्रूव मत करो, तो उस केस में एक ज्वाइंट सेशन भी वहां पर रख सकते हैं मेरे प्रेसिडेंट, उस कॉन्फ्लिक्ट, उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट आता है पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमें पता ही है कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट मेरे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पार्ट है। सो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस फॉलोड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हम पता है ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो पार्लियामेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट समन्स time to time for the sessions of houses either jointly or separately. He can prorogue the houses of parliament or can dissolve the Lok Sabha or lower house of the parliament. तो इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास बेसिकली सेशंस लेने का होता है कि प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो टाइम टू टाइम सेशन ले सके, और इनके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो प्रोरॉग का मतलब क्या होता है, प्रोरॉग का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना, कोई चीज चल रही है उसको वहां पर रोक देना। तो ये दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको रोक सकता है। अब ये रोकेंगे कैसे, ये लोकसभा को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, राज्यसभा को नहीं कर सकते, ये लोकसभा को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्या है, जो कि है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, फिर है पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल। तो हम लोग तब से ही पढ़ रहे हैं कि कोई भी बिल होगा वो एक्ट तभी बन पाएगा जब तक प्रेसिडेंट मेरे अप्रूव कर सकें। सो व्हेन बोथ द हाउसेस पास द बिल बाय मेजॉरिटी एंड सेंड द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया for his assent, he can give his assent or withhold his assent and send back the bill to the houses। तो इसमें क्या है कि अगर कोई बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया सपोज, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट के पास आया, तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि या तो वो उसको अप्रूव कर दे, या फिर उसके पास वो पावर है कि वो अपना जो भी अप्रूवल है या फिर जो भी उनको उसको अप्रूव करना है या नहीं करना है उसको विथहोल्ड भी कर सकते हैं, वो उसको रोक भी सकते हैं, और वो जो पर्टिकुलर बिल है वो वापस भेज सकते हैं हाउसेज को। बट Is the both houses pass the bill without any change, it will become obligatory to the President of India to give his assent। और अगर वो जो पर्टिकुलर जो बिल है अगर वो लोग उसको ऐसे ही पास कर देते हैं विदाउट किसी भी चेंज के बिना, तो उस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वो जरूरी हो जाता है कि उसको अपना एक्सेंट दे, मतलब उसको बोले कि या तो वो अप्रूव करना चाहते हैं या फिर नहीं अप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है मेरा नॉमिनेशन। तो किसको किसको नॉमिनेट करते हैं, जो हमने देखा था राज्यसभा में भी कुछ सीट्स, कुछ मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कुछ नॉमिनेशन मेरे लोकसभा में भी होता है, वही चीजें यहाँ पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और कुछ राज्यसभा के अंदर कुछ ऐसी कम्युनिटी थी जो कि अपनी एरिया, अपनी फील्ड में क्या है, एक्सपर्टीज है, जैसे लिटरेचर, साइंस एक्सेट्रा। ठीक। The main purpose of nomination is to ensure adequate representation in parliament of all the sections of population which may not always be achieved through elections। तो अब ये नॉमिनेशन क्यों रखा गया है प्रेसिडेंट के थ्रू, इसीलिए रखा गया है ताकि एक अच्छे और एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो बाकी सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन की, मतलब पॉपुलेशन में जितने भी सेक्शन हैं उनका एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इन इलेक्शंस में। ताकि अब ये क्यों करा जाता है, ताकि जो इलेक्शंस के थ्रू जो लोग नहीं आ सकते हैं वो इस नॉमिनेशन के थ्रू पार्लियामेंट में मेंबर बन सके, पार्लियामेंट का पार्ट बन सके। ठीक है। अब पावर टू पास ऑर्डिनेंसेस। अब देखो ये क्या है, व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। अब एक चीज याद रखना कि कहीं पर भी अगर ऑर्डिनेंस वर्ड आ जाए, ठीक है, ऑर्डिनेंस तभी पास कर सकते हैं मेरे प्रेसिडेंट जब मेरा जो पार्लियामेंट है वो सेशन में ना हो। मतलब जो पार्लियामेंट है वो सेशन में होने का क्या मतलब है, मतलब वो प्रेजेंट ना हो। ठीक है, वो अपने पर्टिकुलर ऑफिस में प्रेजेंट ना हो उसी केस में। और ये तब कब होगा, जब दोनों हाउसेज है मेरे, सपोज करो कि लोकसभा एब्सेंट है लेकिन राज्यसभा प्रेजेंट है, उस केस में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट नहीं पास कर सकते हैं। जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होंगे तभी मेरे जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। तो when both the houses of parliament are not in session, the president of India can pass the ordinance। और ये कैसे क्यों पास कर सकते हैं, ये बताया गया है अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सच एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम पावर एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और अब क्योंकि पार्लियामेंट नहीं है ना हमारे सेशन में, दोनों हाउस है नहीं, तो उस केस में ये जो ऑर्डिनेंस होगा इसके पास इक्वल पावर होगी, मतलब उतनी ही पावर होगी जितनी पावर किसी भी एक्ट की होती है जो कि पार्लियामेंट में होता है। कोई भी एक्ट जो कि पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट बनाया है, उसके पास जितनी पावर होगी इस ऑर्डिनेंस के पास भी इक्वल पावर होगी। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सेशन द ऑर्डिनेंस में बी पास बाय बोथ द हाउसेज टू मेक अ लॉ। और जब ये दोनों हाउसेज जो हैं कि सेशन में आ जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, तो जो ऑर्डिनेंस मेरे प्रेसिडेंट ने पास किया है वो दोनों हाउसेज अपना अप्रूवल देकर इसको लॉ बना देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को ऑर्डिनेंस समझ में आ गया होगा। मैं इसको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और पेपर में आता है ऑर्डिनेंस, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले। तो ये चीज, पहली चीज ये याद रखना कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट तभी पास करते हैं जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं होते हैं। ये चीज मेंशन है मेरे आर्टिकल 123 में। और ऑर्डिनेंस के पास सेम पावर होती है एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। और जब मेरा जो सेशन है वो ओपन हो जाएगा तो ये जो ऑर्डिनेंस है दोनों हाउसेस के अप्रूवल से एक लॉ बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज याद रखना, ऑर्डिनेंस, पावर टू पास ऑर्डिनेंस मेरी प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट आता है मेरी फाइनेंशियल पावर। सो फाइनेंशियल पावर क्या है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई भी मनी बिल जो है वो, अब हम लोग को पता है कि मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करा जाता है, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो भी बोल सकते हो कि जो भी मनी बिल हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल नहीं हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एज इंडिकेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सेट बाय द प्रेसिडेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और जो भी एनुअल बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन सेटअप करता है, वो मेरे प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं। और दिस अनाउंसमेंट, कौन सी अनाउंसमेंट, जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है जो अनाउंसमेंट होगी, दिस अनाउंसमेंट शोज द एवैल्यूएशन ऑफ इनकम एंड यूज ऑफ फोकल गवर्नमेंट फॉर द फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब है कि जो भी इनकम का एवैल्यूएशन होगा और जो फॉलोइंग ईयर्स में जो भी इनकम एवैल्यूएशन है इस अनाउंसमेंट में वो सारी चीजें होती है। मतलब एनुअल बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाला जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें इवैल्यूएशन होगा मेरे इनकम बेसिस पे। ठीक है, अब लिखा है इट माइट बी कॉल्ड अटेंशन टू दैट प्रोपोजिशन फॉर टैक्स कलेक्शन एंड यूज कांट बी मेड विदाउट द एंडोर्समेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट से नहीं हो सकता है। नो प्रोपोजिशन फॉर गोइंग थ्रू कैश और रेजिंग इनकम फॉर रीजन फॉर गवर्नमेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट विदाउट द पास कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और कोई भी ऐसी चीज जिससे हम लोग कैश को रेस कर रहे हैं या फिर इनकम को बढ़ा रहे हैं, वो जो भी एक प्रोपोजिशन होगा, कोई भी एक ऐसी प्रपोजल होगी, वो विदाउट प्रेसिडेंट के कंसेंट से नहीं जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि प्रेसिडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल पावर के एस्पेक्ट में। फिर द पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस और टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव व्हेन द प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर लूजेस द
नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब डिक्लेयर हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है कि वो इन सब चीजों को देखे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया गया है। वही चीज यहाँ पर है कि पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स, सो द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस द हाउस कॉन्फिडेंस एंड मिनिस्टर इज रिफ्यूजिंग टू रिजाइन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है वहां पर क्या होगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकते हैं अपनी बोल सकते हो अपने ऑफिस से, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल क्या होगी कि पावर टू डिसमिस द मिनिस्टर्स जो कि रिफ्यूज कर रहे हैं रिजाइन से। सपोज करो कि जो लोकसभा है उसने क्या किया, उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपने ऑफिस से रिजाइन करने को बोला, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो आकर डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को अपने ऑफिस से और बोल सकते हैं कि हाँ अपने ऑफिस से आप रिजाइन करो। वो पावर भी मेरी प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ठीक है। फिर आती है मेरी जुडिशियल पावर। सो द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स, रिस्पाइट्स एंड रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट। सो पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं या फिर जो भी पार्डन से रिलेटेड जो भी ग्रांट दिए जाते हैं, जो भी पावर्स होती हैं वो मेरी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। साथ ही साथ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की भी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CJI भी कहते हैं, उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं? उनको भी अपॉइंट मेरे प्रेसिडेंट करते हैं। He can suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any ऑफेंस। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि किसी ऑफेंस में अंदर है जेल के, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, उसकी सेंटेंस को या तो वो दोबारा दिखवा सकते हैं या फिर उसको कंप्यूट भी कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर फर्दर कोई डिक्लेरेशन करना है, फर्दर कोई बोल सकते हो कि दोबारा से कार्रवाई करनी है, तो वो भी मेरे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द राइट टू प्रेसिडेंट टू ग्रांट द पार्डन इन डिफरेंट केसेस। और उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर बोल सकते हो कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है किसी पर्सन में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास वो राइट है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ग्रांट द पार्डन का मतलब क्या है कि उसको माफ कर सके, उसको ग्रांट कर सके बहुत से डिफरेंट केसेस में। और ये जो केसेस हैं ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के 72 आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो ये मेरी जुडिशियल पावर है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।